हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी बच्चे अच्छे से होंगे। अब विंटर वेकेशन ख़त्म हो गई है तो पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। चलिए, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज है काल के बारे में हम आपको बताएंगे। काल का अगर हम अर्थ देखते हैं बच्चों, तो इसका अर्थ होता है, काल का अर्थ होता है कि समय। क्या इसका अर्थ होता है? समय। और व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो क्या है कि काल जो है उस समय को कहते हैं कि जिससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया जो है वो वर्तमान काल में हो रही है, भविष्य काल में हो रही है या भूतकाल में हो चुकी है। तो ये जो समय निर्धारण है, तो काल हमें क्या बताता है कि समय जो है वो कौन सा चल रहा है। और ये जो है समय किसके द्वारा हमें मालूम होता है? ये क्रिया के द्वारा मालूम होता है। यदि क्रिया नहीं होगी तो हम समय का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। हमें यही मालूम नहीं होगा बच्चों कि हमने जो कार्य किया है तो वो कब किया है, भूतकाल में किया है, भविष्य में किया है या वर्तमान में हम कर रहे हैं, ये हमें मालूम नहीं होता है। अर्थात जब हमें यह मालूम होता है किसी वाक्य में, जब हमें ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक वाक्य पढ़ा, उस वाक्य को पढ़कर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि यह जो वाक्य है ये भूतकाल में हुआ था, वर्तमान में हो रहा है या भविष्य में होगा, है ना। तो ये जो समय निर्धारण है, तो ये समय निर्धारण क्या कहलाता है? ये काल कहलाता है। अब काल का अर्थ क्या हो गया? समय हो गया। लेकिन समय जब तक ये क्रिया होगी, जब तक ये समय का संबंध क्रिया से नहीं है, तो ये क्रिया, ये जो समय है, तो इसका हम समय का ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बिना क्रिया के हमारा समय जो है वो अपूर्ण, एक तरीके से ये मान लीजिए कि वो अपूर्ण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक, चलिए पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। काल की परिभाषा। काल का अर्थ है समय। व्याकरण की दृष्टि से काल उस समय को कहते हैं, है ना। व्याकरण की दृष्टि से काल उस समय को कहते हैं जिससे हमें यह ज्ञात होता है, जिससे हमें ये ज्ञात होता है, यह ज्ञात होता है कि कार्य कब हुआ या कार्य हो रहा है या कार्य होगा, कार्य कब होगा, है ना। तो अगर हम काल की परिभाषा देखते हैं बच्चों, तो काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। और अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो काल उस समय को कहते हैं जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य कब हुआ था, कब होगा और कब होगा, है ना, कब हो रहा है। तो ये हमें जो है ये मालूम होता है, अर्थात, है ना। चलिए एक बार फिर इसका अर्थ समझ लेते हैं कि अर्थात जब हमें किसी वाक्य में, है ना, किसी वाक्य में यह ज्ञात हो
कि कार्य भूतकाल में हो चुका है, वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, या भविष्य काल में होगा, भविष्य काल में होगा। तो ये जो समय निर्धारण है बच्चों, ये समय निर्धारण ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ये समय निर्धारण ही काल कहलाता है ना? काल कहलाता है। ये क्या है कि देखिए कि अर्थात जब हम किसी वाक्य में यह ज्ञात हो, किसी वाक्य को जब हम पढ़ते हैं और उसमें यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो चुका है, वर्तमान काल में हो रहा है या भविष्य काल में होगा, तो ये जो समय निर्धारण है ये क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अब इसकी मुख्य बातें क्या होती हैं? मुख्य बातें नंबर 1 है समय का संबंध, समय का संबंध क्रिया से होता है, क्रिया से होता है ना? एक तो इसकी मुख्य बात होती है कि इसका संबंध क्रिया से होता है, और नंबर 2 है कि यदि नंबर 2 क्या है कि क्रिया के बगैर हम समय ज्ञात नहीं कर सकते, है ना? समय ज्ञात नहीं कर सकते, है ना? एक ये होता है, अगर किसी वाक्य में क्रिया नहीं होगी तो हमें ये मालूम नहीं चलने का है कि ये जो वाक्य है इसमें कौन सा समय है या काल है, ये कौन से काल में कार्य हुआ है। अब नंबर 3 है, ये मुख्य बातें हैं और ये याद रखने वाली बातें हैं। अगर आप इनको याद रखेंगे तो आप जो है हमेशा से अच्छे से जो है वो क्रिया समय को जो काल को जो है वो पहचान लेंगे। नंबर 3 क्या है कि काल हमें क्या बताता है? काल हमें बताता है कि कार्य कब हुआ, हो रहा है या हो चुका है या होगा, है ना? या कब होगा। तो हमें कार्य क्या बताता है? काल क्या बताता है कि काल जो है वो समय की तीनों अवस्थाओं को हमें बताता है कि कार्य कब हुआ है, कब हो रहा है या कब होगा। तो इसमें तीनों काल आ जाते हैं हमारे। अभी हम उनके भेद के बारे में आपको बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर मैं रिवीजन कर देती हूँ कि बच्चों, काल का अर्थ जो होता है वो समय से होता है, और समय का जो संबंध होता है वो क्रिया से होता है। बगैर क्रिया के हम जो है वो काल का अनुभव नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा काल है, ये जो कार्य हुआ है वो हमारा कौन से काल में हुआ है। अगर हम परिभाषा इसकी देखते हैं तो कार्य का अर्थ है समय, और अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो काल उस समय को कहते हैं जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य कब हुआ, या कार्य हो रहा है, या कार्य कब होगा। अर्थात जब हमें किसी वाक्य में यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो चुका है,
वर्तमान काल में हो रहा है या भविष्य काल में होगा। तो ये जो समय निर्धारण है, तो ये समय निर्धारण किसकी वजह से होता है? क्रिया की वजह से होता है। तो वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। नंबर 1 है, इसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं जो हमें याद रखने योग्य होती है। पहला है कि समय का संबंध किससे होता है बच्चों? क्रिया से होता है। नंबर 2 है, क्रिया के बगैर हम समय ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और नंबर 3 है कि काल हमें बताता है कि कार्य कब हुआ, हो रहा है या आने वाले समय में होगा। चलिए बच्चों, अब हम इसके भेद देखते हैं। तो हम देखते हैं कि काल के जो है वो 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है भूतकाल, और नंबर 2 होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, और नंबर 3 होता है भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। अब अगर हम भूतकाल की परिभाषा देखते हैं, इसकी अगर हम परिभाषा देखते हैं तो क्या है कि जो गुजर चुका है ना। जैसे कल हम स्कूल गए थे, तो ये जो हम थे है, ये जो थे शब्द आ रहा है, थे, था, थी, है ना। तो ये शब्द जो आते हैं ये काय में आते हैं? भूतकाल में आते हैं। इसका अर्थ होता है कि हमारा कार्य जो है वो हो चुका है। अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस काल में क्रिया का कार्य बीते हुए, है ना, बीते हुए समय में हो चुका है, बीते हुए समय में हो चुका है। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? कि जिस काल में क्रिया का कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। राम ने पत्र लिखा, ठीक है। दूसरा मैं वाक्य लिख रही हूं, राम पत्र लिख रहा था। और तीसरा मैं वाक्य लिख रही हूं, राम पत्र लिख चुका। तो अब ये देखिए, राम ने पत्र लिखा, राम पत्र लिख रहा है और राम पत्र लिख चुका। तो ये जो कार्य है यानी कि हो चुका है ना। ये गुजरे हुए काल में हमारे कार्य जो है हो चुके हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये भूतकाल। राम ने पत्र लिखा, है ना। देखिए सेंटेंस, देखिए वाक्य देखिए कि राम ने पत्र लिखा, तो यानी कि जो बीत चुका है उसमें उसने लिखा। राम पत्र लिख रहा था, है ना, लिखा था उसने। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल राम ने कल पत्र लिखा था और राम पत्र लिख चुका, है ना। तो उसने कार्य पूर्ण कर लिया है। तो ये क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। अब इसकी पहचान जो है, अब हम इसकी पहचान और देख लेते हैं। था, थी, थे, गया, लिया, गया, लिया और किया, गया, लिया और किया। तो इसकी पहचान होती है वाक्य में। कहीं पर अगर था आता है तो हम पहचान जाते हैं कि भूतकाल है, थी आते हैं तो भी हम ये पहचान जाते हैं कि भूतकाल है, थे आते हैं तो भी हम ये पहचान जाते हैं कि भूतकाल है। गया आता है, अगर किसी शब्द किसी वाक्य में गया आता है तो हम क्या करते हैं कि हमें ये पहचान हो जाती है कि कार्य जो है वो हो गया है। लिया है तो ये भी हमारा क्या है? लिया भी हमारा भूतकाल में, और किया, है ना, यानी कि कर चुका है। वो कार्य जो है वो किया, उसने किया था, वो कार्य उसने किया था। तो ये जो हमारी पहचान है, था, थी, थे, गया, लिया और
किया जो शब्द है, ऐसे शब्द अगर वाक्य में आए तो आप तुरंत पहचान जाइए कि उसमें जो है वर्तमान वो भूतकाल है। क्या कौन सा काल है उसमें? भूतकाल है। अब हम बात करते हैं वर्तमान काल की। तो बच्चों वर्तमान काल वो होता है जैसे चल रहा है, जैसे कार्य हो रहा है, जारी है कार्य, है ना। कार्य का करना क्या है? जारी है, क्रिया हो रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो कार्य क्या है? वो चल रहा है। आप जो मैं क्लास ले रही हूँ और आप सुन रहे हैं, है ना, तो आपके द्वारा सुना जा रहा है, ये देखा जा रहा है, तो वो क्या हो गया? ये जो है कार्य हो रहा है, यानी कि वर्तमान काल। तो इसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। चलिए अब हम वर्तमान काल की परिभाषा को देख लेते हैं। तब हम वर्तमान काल को देखे हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, यानी कि जिस क्रिया में कार्य वर्तमान काल में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। काल कहते हैं। अब इसकी अगर हम पहचान देखते हैं, इसकी अगर हम पहचान करते हैं तो पहचान किससे करेंगे? रहा है, वाक्य में अगर रहा है, रही है ना, और रहे हैं, आखिर में अगर ये शब्द आते हैं तो वो क्या है? क्या कहलाएगा हमें? यानी कि वर्तमान काल में कार्य हो रहा है। और इसके अब हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, राम रोज पढ़ता है, राम रोज पढ़ता है ना, पढ़ता है। राम अभी पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य क्या है? राम अभी पढ़ रहा है ना। और तीसरा क्या है? कि राम पढ़ चुका है। तीसरा वाक्य क्या है? राम पढ़ चुका है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? वर्तमान काल क्या है? कि जिस क्रिया से कार्य वर्तमान काल में हो रहा है ना, कि ये जो हमारा वर्तमान काल चल रहा है, हम कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, क्रिया जारी है ना, ये याद रखिए। तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे वाक्य में, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, अंत में ये शब्द आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? वहां पर कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा। और इसके जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देती हूँ कि राम रोज पढ़ता है, वो क्रिया करता है ना। वर्तमान काल में क्या कर रहा है? वो क्रिया हो रही है। राम अभी पढ़ रहा है, यहाँ पर भी वो क्रिया कर रहा है। चाहे मैं ये कह दूं कि राम रोज पढ़ता है, वो भी वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। और राम अभी पढ़ रहा है, ये भी वर्तमान काल में क्रिया हो रही है ना। और राम पढ़ चुका है, यानी कि उसने क्रिया पूर्ण कर ली है। तो ये क्या है? ये तो ये क्या होता है बच्चों? वर्तमान काल होता है ना। तो अब हमारा तीसरा काल आता है भविष्य काल। तो चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि भविष्य काल किसे कहते हैं। अब हमारा नंबर 3 आता है कि भविष्य काल। अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस काल में क्रिया कार्य का आने वाले
आने वाले समय में इस काल में क्रिया का कार्य, जिस काल में क्रिया का कार्य आने वाले समय में होने का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। जैसे और इसकी जो पहचान है बच्चों, इसकी पहचान हम किससे करते हैं? होगा, है ना, होगी, होगा और होंगे, जाएगा, खाएगा। क्रिया क्या है कि क्रिया जो है आने वाले कल में होगी। पढ़ चुका है, पढ़ चुकेगा, पढ़ चुका होगा, है ना, ये ले लीजिए, पढ़ चुका होगा। तो इन शब्दों से हम क्या करते हैं? इसकी हम पहचान करते हैं कि भविष्य काल क्या है कि जिस काल में क्रिया का कार्य आने वाले समय में होने का हमें बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम भविष्य काल कहते हैं। इसकी पहचान किससे होती है? किन शब्दों से होती है इसकी पहचान? कि होगा, होगी, होगा, होंगे, जाएगा, खाएगा। इसकी जो हम पहचान करते हैं, इसकी पहचान हम किन शब्दों से करते हैं? जैसे होगी, होगा, होंगे, जाएगा या खाएगा। ये जैसे ये शब्द वाक्य में आते हैं तो हमें ये मालूम चल जाता है कि ये भविष्य काल में जो है वो कार्य होने वाला है। राम कल पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, है ना, राम पढ़ेगा। नंबर 2 है राम शाम तक पढ़ चुका होगा। नंबर 3 है राम शाम तक पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो ये देखिए मैंने 3 जो है वाक्य यहाँ पर लिखे हैं कि सबसे पहले है राम कल पढ़ेगा, है ना, राम कल पढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो है वो आने वाले कल में पढ़ेगा। दूसरा है कि राम शाम तक पढ़ चुका होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो है वो अपना कार्य कब तक पूरा करेगा? कल तक वो पूरा करेगा, यानी कि राम शाम तक पढ़ चुका होगा, राम शाम तक पढ़ रहा होगा, है ना। अब हम ये कयास कर रहे हैं कि राम जो है वो शाम तक पढ़ रहा होगा, तो कार्य जो है वो हमारा क्या है, जो आने वाला कल है उसमें हो रहा होगा। यानी कि हम अभी एक ख्याल कर रहे हैं, एक कयास लगा रहे हैं कि ये जो हमारा कार्य है तो ये भविष्य काल में हमारे पूर्ण होंगे। तो बच्चों आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इससे संबंधित। तो जो अभी हमने पढ़ा काल कि काल कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हम पढ़ते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न। पहला इसका प्रश्न है कि जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं। क्योंकि समय का संबंध जो है, काल का संबंध जो है वो किससे है? क्रिया से है। तो हमारा पहला ही प्रश्न है कि जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं। पहला आंसर है इनका ए भूतकाल, बी है भविष्य काल, तीसरा है वर्तमान काल और चौथा है पूर्ण काल। तो पूर्ण काल नहीं है, भविष्य काल नहीं है और भूतकाल भी नहीं है, बल्कि कौन सा है? वर्तमान काल। देखिए जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो, है ना, तो वर्तमान काल में जो समय होता है तो उसी से ही तो वर्तमान समय का बोध होगा, है ना। जो वर्तमान चल रहा है
तो ये देखिए, अगर हम प्रश्न को सही ढंग से पढ़ेंगे तो हमारा उत्तर जो है वो इसमें ही छिपा है, यानी कि वर्तमान काल। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हुआ? सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही हुआ। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि वाक्य राम कल स्कूल गया था, है ना, राम कल स्कूल गया था में कौन सा काल है? पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भविष्य काल, तीसरा है भूतकाल और चौथा है मिश्रित काल। तो मिश्रित काल को हम गलत कर देंगे, ये हमारा नहीं है। भविष्य काल को भी हम गलत कर देंगे, ये नहीं है। वर्तमान भी नहीं है, बल्कि क्या है? क्योंकि वो गया था, उसने पहले कार्य किया था, है ना। तो ये जो था शब्द है बच्चों, तो ये काय का प्रतीक है, काय का हमें समझ देता है कि भूतकाल की, है ना। भूतकाल में क्या है? था, थी, थे, ये आता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? ए हमारा गलत है, बी हमारा गलत है, डी हमारा गलत है, लेकिन सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि भूतकाल, क्योंकि वो काम जो है वो उसने किया था, है ना। आज जो है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो ये क्या है? ये वर्तमान कार्य है। आप जो पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये वर्तमान है। और कल हमने वीडियो देखा था, है ना, तो ये क्या है? क्या हो गया? ये भूतकाल हो गया। हमारा उत्तर जो है सी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं कि वाक्य, ये वाक्य दिया हुआ है कि वाक्य मैं कल परीक्षा दूंगा क्रिया किस काल की है? अब ये जो क्रिया है कि मैं परीक्षा दूंगा, है ना, तो ये क्रिया किस काल की है? पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल और चौथा है अपूर्ण काल। तो अपूर्ण काल बिल्कुल गलत है, वर्तमान बिल्कुल गलत है और भूतकाल बिल्कुल गलत है, बल्कि क्या है हमारा उत्तर? सी हमारा उत्तर है कि ये जो है भविष्य काल है। मैं कल परीक्षा दूंगा, अभी दी नहीं है परीक्षा, ना ही परीक्षा चल रही है, बल्कि क्या है कि दूंगा, आने वाले कल में जो है वो परीक्षा में दूंगा। तो ये क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। अब चौथा इसका प्रश्न है कि निम्न में से भविष्य काल का वाक्य कौन सा? अब 4 वाक्य इन्होंने दिए हुए हैं। अब इसमें से क्या पूछा है कि भविष्य काल का जो वाक्य है उस पर टिक लगाना है, हमें सही का निशान उस पर लगाना है। पहला वाक्य है वह खेल रहा है, दूसरा वाक्य है वह खेल चुका है और तीसरा वाक्य है वह खेलता था और चौथा वाक्य है वह खेलेगा। अब वह खेल रहा है तो ये वर्तमान का हो गया, ये हमारा गलत हो गया। वे खेल चुका है, ये हमारा भूत का है, ये हमारा गलत हो गया। वे खेलता था, है ना, तो ये हमारा गलत हो गया। लेकिन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है कि वे खेलेगा। अब भविष्य काल क्या है कि वह खेलेगा, है ना। अभी उसने ना काम पूरा किया है, ना हो रहा है काम, बल्कि वो करेगा, है ना, तो वह खेलेगा। तो ये हमारा जो है उत्तर डी जो है हमारा उत्तर वो बिल्कुल सही है। अब इसका 5वां प्रश्न देखते हैं कि सीता खाना बना रही है, यानी कि कार्य जो है वो जारी है, चल रहा है कार्य। क्या कर रही है? वो अपने किचन में खाना बना रही है। इस वाक्य में कौन सा काल है? पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल और चौथा है पूर्ण काल। तो पूर्ण काल नहीं है, ए हमारा बिल्कुल गलत है कि भूतकाल भी नहीं है और सी हमारा बिल्कुल गलत है कि भविष्य काल भी नहीं है, लेकिन बी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि वर्तमान काल। तो हमारा उत्तर कौन सा है कि वर्तमान काल, क्योंकि वो खाना बना रही है ना, कार्य कर रही है, क्रिया हो रही है, क्रिया जारी है। तो ये हमारा उत्तर बी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये था काल से संबंधित कुछ प्रश्न। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद जो स्वामी विवेकानंद पर आधारित है और इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर भी हम देखते हैं। तो चलिए आप और हम मिलकर पढ़ते हैं अनुच्छेद। स्वामी विवेकानंद भारत के संत, विचारक और देशभक्त थे। उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 12 जनवरी सन 1863 को। और कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन का नाम क्या था बच्चों उनके? नरेंद्र नाथ दत्त।
वे श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया। अब यहाँ की जो संस्कृति थी, हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, तो उन्होंने उसका जो प्रचार प्रसार किया तो पूरे संसार में किया। सन 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने ओजस्वी भाषण से सबको प्रभावित किया। अब शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने प्रतिभाग किया स्वामी विवेकानंद जी ने, और उन्होंने ऐसा इतना अच्छा भाषण दिया कि जिससे जो वहाँ बैठे हुए लोग थे सभी लोग प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए। उनका प्रसिद्ध संदेश था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। उनका जो प्रसिद्ध संदेश, उन्होंने एक संदेश दिया था बच्चों कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आप जो है मेहनत करते रहो। निरंतर लगातार मेहनत से क्या होता है, लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अब इसका बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। अब उन्होंने पूछा है कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो पहला उन्होंने दिया है रामकृष्ण, दूसरा है नरेंद्र नाथ दत्त, तीसरा है विवेक दास और चौथा है मोहनदास। तो ये तो गांधी जी का नाम था, ये हमारा गलत है। विवेक दास ये हमारा गलत है। रामकृष्ण ये हमारा गलत है। लेकिन बी वाला जो उत्तर है वो हमारा बिल्कुल सही है कि नरेंद्र नाथ दत्त। अब इसको अगर हम देखते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही है, तो ये देखिए बच्चों, उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो ये क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो उत्तर लगाया है वो सही उत्तर है हमारा। हमने जो ये टिक किया है, निशान लगाया है, वो सही उत्तर पर निशान लगाया है। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। अब ये पूछा है कि वो किसके शिष्य थे, महात्मा गांधी के, दयानंद सरस्वती के, श्री राम कृष्ण परमहंस के या अरविंद घोष के। तो वो अरविंद घोष के शिष्य नहीं थे, दयानंद सरस्वती के शिष्य भी नहीं थे और महात्मा गांधी के शिष्य भी नहीं थे। वो किसके शिष्य थे, श्री राम कृष्ण परमहंस के। अगर हम इस उत्तर की जांच करते हैं अपने कि क्या हमने ये उत्तर जो निशान लगाया है, इस सी पर जो हमने निशान लगाया है कि क्या वो सही है, तो हम देखिए अनुच्छेद में पढ़ते हैं कि वे श्री राम कृष्ण परमहंस के क्या थे, शिष्य थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो ये निशान लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। अब ये तीसरा प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। क्या लंदन, ए दे रखा है लंदन, बी है पेरिस, सी है टोक्यो और डी है शिकागो। तो टोक्यो में नहीं है, पेरिस भी नहीं है और ए भी हमारा नहीं है, लंदन भी हमारा नहीं है, बल्कि हमारा उत्तर क्या है कि शिकागो। अब देखिए अगर हम इस उत्तर की जांच करते हैं तो यहाँ देखिए कि सन 1893 में उन्होंने शिकागो, कहाँ पर उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। अब चौथा देखते हैं इसका प्रश्न कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। 15 अगस्त 1868, 2 अक्टूबर 1869, 12 जनवरी 1873 और 26 जनवरी 1865। तो 26 जनवरी हमारा गलत है, 2 अक्टूबर हमारा गलत है, 15 अगस्त हमारा गलत है, लेकिन ये जो 12 जनवरी सन 1863 है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फिर हम इसकी जांच कर लेते हैं। ये देखिए कि उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि हमने जो ये निशान लगाया है वो बिल्कुल सही है। अब इसका पांचवा प्रश्न है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ये कथन किसका है? क्या महात्मा गांधी का है, स्वामी विवेकानंद का है, सुभाष चंद्र बोस का है और जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरा संदेश दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी कभी ये कथन नहीं है और महात्मा गांधी का भी ये कथन नहीं है, बल्कि ये कथन जो है किसका है,
स्वामी विवेकानंद जी का है। देखिए चलिए अब हम इस प्रश्न की भी अपने उत्तर की भी जांच करते हैं। तो ये देखिए उनका प्रसिद्ध संदेश था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। यानी कि उन्होंने एक संदेश दिया था युवाओं को कि जब तक आप अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक जो है आप निरंतर मेहनत में लगे रहिए। और निरंतर मेहनत क्या करती है, आखिर में हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाबी देती है। तो ये था बच्चों आज का अनुच्छेद जो हमने पढ़ा और समझा। का बहुत बहुत धन्यवाद।